Okay, friends, once again, welcome back and very good afternoon to everybody. I hope you all are safe, your family member, your relative, your parents, your friends, all are safe, and you are enjoying this new era, this new way of learning. Friends, we are discussing a work, energy, and power, and mostly we had discussed this chapter. Only one or two topics are still left. So let's once again asking you the doubts from the first two topic, that is work done by the constant force. Anybody wants to ask any question from the work done by the constant force and work done by the variable force? Okay. Then the third topic, conservation of the energy and momentum. Anybody wants to ask the question from conservation of energy and momentum? Friends. So let's come to the power. चलो पावर के बेस पे किसी को क्वेश्चन पूछना है 1 to 20 के अंदर पावर 1 to 20 28. 28. 28. Okay, fine. So power question number 28. Okay. So friends, okay. So are you able to see the question number 28 on your mobile screen? दिख रहा है क्या आपको क्वेश्चन? Yes, sir. An engine pump is used to pump a liquid of density rho continuously through the pipe of cross-sectional area A. If the speed of a flow of liquid in the pipe is V is a constant, then the rate at which kinetic energy is being imparted to the liquid. So what do you want to find? You want to find the rate of kinetic energy. So actually you want to find dk by dt. That is the thing you want to find. So friends, the dk by dt is equals to ddt of half mv square. Can I say this, friends? Is it okay? काइनेटिक एनर्जी को मैंने हाफ एम वी स्क्वायर में कन्वर्ट किया. चलो अब क्या होगा? अब ये होगा कि ये जो हाफ वी स्क्वायर है ना, उसको मैं बाहर निकल के ला सकता हूँ. क्यों? क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी से वो लिक्विड बाहर निकल रहा है. तो हाफ तो वैसे भी कांस्टेंट है. यहाँ पे लिक्विड का जो वेलोसिटी बाहर निकलना के है वो भी कांस्टेंट है. मतलब वी स्क्वायर कैन बी आउट ऑफ द डिफरेंशिएशन. उसको मैंने बाहर निकाल दिया. तो अब ये जो मास है, तो मास इज व्हाट? मुझे डेंसिटी में जाना है. तो डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम. So that indicates that mass is equals to volume into density. अब वॉल्यूम इज इक्वल्स टू क्या? तो ये जो पाइप होती है ना, वो सिलेंड्रिकल होती है. पाइप जो होती है वो सिलेंड्रिकल होती है. तो उसका वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का? तो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एल. पाई आर स्क्वायर के बदले क्रॉस सेक्शनल एरिया ए भी लिख सकता है. तो ए इंटू एल या ए इंटू एक्स भी कह सकते हैं. अर्ज्यूम दैट द लेंथ इज एक्स. तो वॉल्यूम हो जाएगा आपका ए इंटू एक्स इंटू रो इज द डेंसिटी. तो फ्रेंड्स, मास के इन प्लेस ऑफ मास आई कैन राइट ए एक्स इंटू रो. तो ये हो जाएगा हाफ वी स्क्वायर. ए बाहर निकल के आएगा, रो भी बाहर निकल के आएगा. अब बचेगा डी एक्स अपॉन डी टी. तो फ्रेंड्स, ये डी एक्स अपॉन डी टी क्या हो जाएगा? Velocity. वेलोसिटी. तो इन प्लेस ऑफ डी एक्स अपॉन डी टी यू कैन राइट द वेलोसिटी. तो ये हो जाएगा आपका हाफ एज इट इज रहेगा, ए एज इट इज रहेगा, रो एज इट इज. वेलोसिटी का स्क्वायर इंटू वेलोसिटी. तो क्या हो जाएगा भैया? वेलोसिटी का क्यूब. चलो, इज दैट अंडरस्टूड फ्रेंड? इज इट ओके फ्रेंड्स? आया बात समझ में? Yes, Yes, sir. sir. ओके. चलो, अभी कुछ पूछना है पावर में से?
ओके, इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन्स, तो उसमें पहला ही जो क्वेश्चन है ना वो रेस्टिट्यूशन कोफिशिएंट का है। तो क्वेश्चन आपको तो ये पता ही नहीं है कि भाई रेस्टिट्यूशन कोफिशिएंट क्या है, तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि रेस्टिट्यूशन कोफिशिएंट क्या है। सो फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, ये जो चीज़ है वो आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, बट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के अंदर ये रेस्टिट्यूशन कोफिशिएंट के बारे में क्वेश्चंस पूछते हैं। तो मतलब क्या है, व्हाट इज द रेस्टिट्यूशन कोफिशिएंट? तो रेस्टिट्यूशन कोफिशिएंट का जो एक मैं इक्वेशन लिख रहा हूं, दैट इक्वेशन इटसेल्फ इज अ डेफिनेशन। तो फॉर एनी कोलिजन, let v1 dash and v2 dash are the velocities of the two object after collision, and v1 and v2 is the velocities of the object before the collision. Then the ratio of this is defined as a restitution coefficient. इसको याद रखने के लिए कभी कभी बच्चे ऐसे भी याद रखते हैं, v1 डैश माइनस v2 डैश अपॉन v1 माइनस v2 आगे माइनस, इसको ऐसे भी याद रखते हैं, where v1 and v2 are velocity of objects or particle before collision, and v1 dash and v2 dash are velocity of object after collision. So this is to be remember. और आपको ये भी याद रखना है कि अगर आपका कोलिजन कंप्लीटली इलास्टिक है और परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, आपको जो रेस्टिट्यूशन कोफिशिएंट होगा वो 1 होगा, एंड फॉर परफेक्टली इलास्टिक इन इलास्टिक कोलिजन it should be taken as a 0. तो दैट इज द इंफॉर्मेशन, तो ये चीज आपको याद रखना। इज द क्लियर फ्रेंड्स? ये आपके लिए नया इंफॉर्मेशन है विच यू नीड टू रिमेंबर। ओके, इज इट ओके फ्रेंड्स? ये आपको याद रखना है। Yes, sir. ओके, चलो अब बताओ। अच्छा, आपको याद है एक और चीज, आपको थ्योरी कंसेप्ट याद होना चाहिए। चलो, किसी को याद है? फॉर इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, व्हाट इज द वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन? याद है किसी को? v1 डैश एंड v2 डैश का फॉर्मूला किसी को याद है? M1 minus M2 upon M1 plus M2 into V1. और यहाँ पे 2m2 m1 2M2 upon M1 plus M2 into V2. v2, और v2 डैश पता है किसी को?
So these are the formulas of velocity after collision. जनरली क्या होता है, जनरली ये जो दूसरा वाला ऑब्जेक्ट होता है ना, जनरली ऐसा क्या होता है कि होता है। जीरो होता है, बट दिस इज द मोर जनरल फॉर्मूला. इज द क्लियर फ्रेंड्स? ये आपका फॉर्मूला है आफ्टर कोलिजन द वेलोसिटी इन द केस ऑफ वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन. सो लेट्स सी वेदर वी कैन फाइंड दिस काइंड ऑफ. ये दो फॉर्मूला आपको याद रखना है हमेशा, ये हमेशा आपको याद रखना है. शायद आपको ये भी पता होगा कि लॉस इन द काइनेटिक एनर्जी याद है किसी को? That was the formula in the case of non elastic collision. उसमें लॉस इन द काइनेटिक एनर्जी का भी कुछ फॉर्मूला था, अगर आपको याद हो तो बताऊं मैं आपको. जस्ट अ मोमेंट. हेलो सर. बोलो. हाँ, सर वो आज अभी है ना, मैं ज्वाइन हुआ तो सर लेट हो गया था. क्या बोल रहे हो? सर अभी ज्वाइन हुआ ना तो आगे का. तो आगे का फिर आप देख लेना वीडियोस. ओके, क्यों लेट ज्वाइन होते हो? सर मैं ये दादी और दादा है ना, दोनों हॉस्पिटल में, वो उनका कोविड पॉजिटिव है इसलिए. ओके, तो अभी कुछ खास कराया नहीं है, जस्ट कुछ कंसेप्ट मैंने बताया है और एक आध दो डाउट सोल्व कराया है. ओके, ओके सर. देखो ये रहा आपका थियोरी कंसेप्ट. तो कोलिजन के रिगार्डिंग जब हम, ये रहा हमारा v1 डैश एंड v2 डैश का फॉर्मूला, दैट इज फॉर द इलास्टिक कोलिजन. आपको ये दो फॉर्मूला याद रखना है इलास्टिक कोलिजन में. एंड इन इलास्टिक कोलिजन में आपको ये याद रखना है कि लॉस इन द काइनेटिक एनर्जी. तो ये आपका लॉस इन द काइनेटिक एनर्जी इफ द अदर सेकंड ऑब्जेक्ट इज इनिशियली एट द रेस्ट. अगर सेकंड ऑब्जेक्ट भी मोशन में है तो लॉस इन द काइनेटिक एनर्जी कैन बी गिवन बाय हाफ m1 m2 upon m1 plus m2 into v1 minus v2 the whole square. Otherwise it is only v1 square. Is that clear friends? So this is the loss in the kinetic energy for the perfectly inelastic collision. Okay, याद रह जाए ऐसा फॉर्मूला है, हाफ m1 m2 upon m1 plus m2 into v1 square if the second object is initially rest, and otherwise it is v1 minus v2 square. तो ये देखो, इलास्टिक कोलिजन का मतलब क्या होता है कि जिसके अंदर काइनेटिक एनर्जी लॉस नहीं होती है. इनिशियल बिफोर द कोलिजन एंड आफ्टर द कोलिजन द काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स द सेम, उसको इलास्टिक बोलते हैं. एंड फॉर इन इलास्टिक कोलिजन क्या होता है भैया, उसमें आपका आफ्टर कोलिजन बोथ ऑब्जेक्ट आर मूव टुगेदर. तो वी फाइनल क्या होता है, तो m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2 दोनों का साथ में होता है. एंड this is the combined velocity, common velocity of the both the object after being joined in the perfectly inelastic collision. And delta k जो होता है ना, that is a loss in the kinetic energy. So that can be found by the formula half m1 m2 upon m1 plus m2 into v1 minus v2 the whole square. और इसमें अगर दूसरा ऑब्जेक्ट इनिशियली एट द रेस्ट है तो v फाइनल का फॉर्मूला हो जाएगा आपका ओनली m1 v1 upon m1 plus m2 and loss in the kinetic energy becomes half m1 m2 m1 plus m2 into v1 square only. Is it okay friends? क्या ये बात आपको समझ में आया फ्रेंड्स? यस सर। तो चलो अब इसके बेस पे कुछ अगर डाउट है आपके तो सॉल्व करते हैं. चलो मुझे बताओ, इलास्टिक इन इलास्टिक कोलिजन के अंदर कुछ पूछना है आपको? क्वेश्चन नंबर 1 to 20. सर 16. फोर्थ। ओके, फोर्थ क्वेश्चन. ओके,
Let's see what is in the fourth question. A sphere of mass m moving with a constant velocity u hits another stationary sphere of a same mass. If E is the coefficient of restitution, then the ratio of their velocities of the two sphere after collision will be. अच्छा v1 डैश अपॉन v2 डैश आपको फाइंड करना है, v1 डैश अपॉन v2 डैश आपको फाइंड करना है. चलो, तो पहली बात ये कि हम यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई कर सकते हैं. अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम तो हो जाएगा m1v1 प्लस m2v2 m1v1 डैश प्लस m2v2 डैश. तो पहली बात यह है कि m1 जो है ना वो m है, v1 जो है ना वो u है, इनिशियल वेलोसिटी u है. m2 जो है ना भैया वो भी m ही है, अनदर स्टेशनरी स्फीयर ऑफ द सेम मास, एंड दूसरा वाला इनिशियली स्टेशनरी है, इज इक्वल्स टू mv1 डैश प्लस mv2 डैश. तो ये आपका हो जाएगा mu. देखो m कैंसिल कर सकते हैं हम, m को कैंसिल कर सकते हैं, m को कैंसिल कर सकते हैं कॉमन लेके. तो u इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका v1 डैश प्लस v2 डैश. चलो इक्वेशन पहुंच. चलो आपको ये पता चला भैया, यहां तक समझ में आया? यस सर. नाउ आपको ये पता है कि u क्या होता है, सॉरी रेस्टिट्यूशन कोफिशिएंट क्या होता है. तो बोले v2 डैश माइनस v1 डैश अपॉन v1 माइनस v2. तो ये आपका हो जाएगा v2 डैश माइनस v1 डैश. v1 जो है ना वो तो u है एंड v2 जो है वो 0 है. तो इसका मतलब ऐसा होगा कि आपका दूसरा इक्वेशन ये हो जाएगा कि v2 डैश माइनस v1 डैश इज इक्वल्स टू e इंटू यू. चलो क्या ये चीज आपको समझ में आया फ्रेंड्स? यस और नो? नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, देखो इक्वेशन नंबर 1 क्या था, तो ये था कि v1 डैश प्लस v2 डैश इज इक्वल्स टू u था, और दूसरा वाला इक्वेशन क्या है आपका, बोले माइनस v1 डैश प्लस v2 डैश इज इक्वल्स टू e इंटू यू है. अब एक काम करते हैं, दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं. तो क्या हो जाएगा भैया आपका, एडिशन करो. तो 2v2 डैश इज इक्वल्स टू u प्लस eu, तो u कॉमन 1 प्लस e. तो आपका v2 डैश जो मिलेगा आपको वो मिल जाएगा आपका u बाई 2. v2 डैश जो आपका मिलेगा वो मिलेगा आपका u बाई 2 इंटू 1 प्लस e. ये समझ में आया भैया? यस सर. अब मुझे ये पता है कि v1 डैश प्लस v2 डैश मिला के आपको पता है कि u होता है. तो ये है ना, अब v1 डैश इज इक्वल्स टू u माइनस v2 डैश, एंड v2 डैश का तो वैल्यू आपको पता है कि 1 प्लस ई इंटू यू बाई 2 है. तो इसका थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका u माइनस यू बाई 2 माइनस यू बाई 2. तो u माइनस यू बाई 2 वापस से u बाई 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा u बाई 2 माइनस यू बाई 2 ई. तो ये आपका हो जाएगा u बाई 2 इंटू 1 माइनस ई, इक्वेशन नंबर 4. और आपका जो टारगेट है वो क्या है भैया, तो टारगेट हमारा ये है कि v1 डैश अपॉन v2 डैश फाइंड करें. तो नाउ इट इज वेरी क्लियर दैट द v1 डैश अपॉन v2 डैश is equals to 1 minus e upon 1 plus e. Is it understood, friend? आया बात समझ में? Yes, sir. सर सेकंड इक्वेशन पता नहीं चला. क्यों? u by 2 कॉमन ले लिया, u माइनस नो सर, ऊपर के हाँ ये देखो, तो कैन आई से v1 डैश इज इक्वल्स टू u माइनस v2 डैश. ओके, अब क्या किया मैंने, ये जो v2 डैश का जो वैल्यू है ना वहां पे मैंने सब्स्टिट्यूट किया.
तो u माइनस v2 डैश का वैल्यू जो है वो मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया u/2। अब इसको सिंप्लीफाई किया तो u माइनस u/2 माइनस u/2 e। अब u माइनस u/2 तो क्या होता है? u/2। हाँ, तो u/2 लिखा मैंने, और जो लास्ट टर्म था वो तो वही का वही है। अब u/2 को कॉमन ले लो तो क्या बचेगा? 1 माइनस u। 1 minus e। इज दैट क्लियर नाउ? क्लियर हुआ? सर हाँ बोलो। सर इसमें ऊपर वाले में जो v2 डैश माइनस v1 डैश इज इक्वल टू eu है ना, उसमें कहाँ पे? अच्छा, तो क्या हुआ? तो ये डेफिनेशन है रेस्टिट्यूशन कोफिशिएंट का, वो भी मैंने आपको सिखाया। अब डिनोमिनेटर में क्या है? v1, तो v1 तो u है बिकॉज ऑब्जेक्ट का। v2 क्या है? तो 0 है, दूसरा तो रेस्ट पे है। अब u को इस साइड ले जाओ, राइट लेफ्ट हैंड साइड, तो v2 डैश माइनस यस सर। इक्वेशन बनाओ तो हो जाएगा e इंटू यू। तो उसमें क्या है? इज दैट क्लियर? ओके सर। चलो, अगर अभी पता नहीं चला तो एक और स्टेप में यहाँ पे implies that e is equals to v2 डैश माइनस v1 डैश अपॉन u। ओके, चलो देखो तो पता चल जाएगा। ओके, ओके सर, थैंक यू। आया बात समझ में? चलो, और बताओ डाउट्स? चलो बताओ, क्वेश्चन नंबर 1 to 20। 16. 16, ओके। देखो क्या लिखा है, यूरेनियम 238 जो है ना, वो डीके उसका हो रहा है, मतलब डिसइंटीग्रेशन हो रहा है बाय एमिटिंग अल्फा पार्टिकल। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अल्फा पार्टिकल क्या है। ये अल्फा पार्टिकल जो है ना, यू विल लर्न इन द 12th स्टैंडर्ड। अल्फा पार्टिकल इज नथिंग बट इट इज अ हीलियम न्यूक्लियस। तो वो हीलियम का न्यूक्लियस है। तो सीधी सी बात है, अगर यूरेनियम 238, अगर इफ यूरेनियम 238 का जो मास है वो अगर हम 238 लेते हैं, तो अल्फा पार्टिकल का मास मुझे क्या लेना चाहिए? क्या लेना चाहिए भैया? 4 लेना चाहिए। इज इट ओके? बिकॉज अल्फा पार्टिकल 2He4, मतलब उसके मास, एटॉमिक मास नंबर 4 है उसका। तो ये समझ में आया भैया? यस सर। ओके, देखो ये यहाँ पे डीके हो रहा है। अब डीके हो रहा है, इसका मतलब उसका डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, मतलब एक हिसाब से ये उसका एक्सप्लोजन हुआ। तो मैंने एक्सप्लोजन वर्ड बोला तो दिल में से कुछ आवाज आई है आपके? Conservation of momentum. या कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम। तो लेट्स अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो क्या होगा? इनिशियली पूरा न्यूक्लियस 0 पे है, मतलब उसका एट द रेस्ट है, और वो 2 पार्ट में डिसइंटीग्रेट होता है। एक जो पार्ट है ना वो तो यूरेनियम है, तो उसका एक जो पार्ट है वो तो अल्फा पार्टिकल है, तो उसका मास मुझे क्या लेना चाहिए? 4 लेना चाहिए। और अल्फा पार्टिकल का जो वेलोसिटी है ना वो v दिया हुआ है, उसका वेलोसिटी v है। तो मुझे दूसरा जो रिकॉइल है, मतलब जो बाकी बचा, जो बाकी जो न्यूक्लियस बचा, उसका मास मुझे क्या लेना चाहिए? चलो, अल्फा पार्टिकल का 4 है, यूरेनियम वाज द मेन सोर्स, तो दूसरा जो बचेगा अल्फा पार्टिकल, तो उसमें डिसइंटीग्रेशन हो गया, तो अब दूसरा बचेगा, उसका मास कितना रहेगा? देखो, ओरिजिनल जो मास था 38 था, उसमें से 4, 234। तो जो ऑब्जेक्ट बचेगा, जो रिकॉइल है, उसका मास बचेगा 234, और उसी का तो वेलोसिटी मुझे फाइंड करना है।
और उसी का तो वेलोसिटी मुझे फाइंड करना है। तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि 234 v डैश इज इक्वल्स टू -4v। तो अब मैं कह सकता हूं कि v डैश इज इक्वल्स टू -4 अपॉन 234v। So -4v upon 234. Is that clear, friends? This is the answer. आया बात समझ में? Yes, sir. चलो और बताओ। Up to 30, Sir, 29. 29. Okay. Okay. It's a good question. देखो क्या है, a ball is dropped from a height h. If the coefficient of a restitution be e, then to what height will it raise after jumping twice from the ground? इसका एक शॉर्टकट है भैया। तो मैं एक शॉर्टकट अभी आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि भाई देखो, इट इज़ अ वेरी क्लियर दैट इफ द कोलिजन इज नॉन इलास्टिक, आपका जो कोलिजन अगर इलास्टिक नहीं है तो एवरी टाइम देयर मस्ट बी सम लॉस इन द काइनेटिक एनर्जी। सो एवरी टाइम योर काइनेटिक एनर्जी मतलब वेलोसिटी डिक्रीजेस आफ्टर एवरी कोलिजन। तो हियर वी आर हैविंग सम शॉर्टकट्स फॉर दैट। तो मैं अभी आपको एक चीज़ बता रहा हूँ जो आपके लिए काम का है। क्वेश्चन तो समझे ना आप? क्वेश्चन क्या है कि भाई अगर कोलिजन रेस्टिट्यूशन कोएफिशिएंट ई है, तो आफ्टर टू सक्सेसिव सक्सेसिव कोलिजन विद द ग्राउंड व्हाट विल बी द हाइट अचीव्ड? तो आफ्टर एन कोलिजन जो हाइट है उसका फॉर्मूला मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ शॉर्टकट, और वो पूरा चीज मैं आपको यहाँ पे बता भी देता हूँ। ओके, देखो ये है,
देखो यहाँ पे कुछ पोर्शन है जो आपको समझना चाहिए। देखो रीबाउंडिंग ऑफ द बॉल, तो एक चीज तो कंफर्म्ड है कि कोई अगर ऑब्जेक्ट एच हाइट से फ्री फॉल करेगा तो व्हेन इट रीचेस द ग्राउंड तो एच डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद उसका वेलोसिटी क्या होगा? तो इनिशियल 0 है तो एच डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद उसका वेलोसिटी √2gh होगा। तो वो कोलाइड होगा, वापस से ऊपर जाएगा, वापस से कोलाइड होगा, वापस से ऊपर जाएगा, मतलब उसका टाइम के साथ इसका ये ग्राफ होगा उसका। तो after collision, after the first collision, its velocity becomes ev0, and after the first collision its height will be equals to v1 square by 2g, मतलब ये पूरा एक चीज है। और आफ्टर n सक्सेसिव कोलिजन, दिस इज द फॉर्मूला। तो ये जो पूरा जो चीज है मैं आपको ये एज अ स्क्रीनशॉट में आपको भेज दूंगा, डोंट वरी। तो मैं बता देता हूँ क्या है ये पूरा चीज। एक काम करते हैं, इसको मैं समझा ही देता हूँ आपको क्या है। चलो थोड़ा समझ लेते हैं फ्रेंड्स, बात को ध्यान से सुनना। ये पूरा एक नया टॉपिक है, उसको एज ए न्यू थ्योरी समझ लो। ओके देखो, बात क्या है कि भाई कोई ऑब्जेक्ट जो है ना वो एच हाइट से उसको क्या है कि हम फ्री फॉल करा रहा है। तो जब वो कोलाइड होने के पोजीशन पे आएगा, मतलब एच डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद आएगा, तो देखो पहली बात तो ये कि हाउ मच वेलोसिटी इट विल अचीव, तो वी स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, आपको ये पता है 2ad होता है, वी स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर इक्वल टू 2ad। तो यहाँ पे आपका इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी मतलब बिफोर द कोलिजन आपको वेलोसिटी फाइंड करना है, एक्सेलरेशन g हो जाएगा, d हो जाएगा आपका h। तो जस्ट बिफोर द स्ट्राइकिंग इट्स वेलोसिटी विल बी इक्वल टू 2gh। अब हमारा जो रेस्टिट्यूशन कोएफिशिएंट है उसका फॉर्मूला क्या है भैया? तो बोले वो तो है ना v2 डैश माइनस v1 डैश अपॉन v1 माइनस v2 है। तो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट, एक जो ऑब्जेक्ट हमने जो फ्री फॉल कराया वो, और दूसरा ऑब्जेक्ट जो है ना वो अर्थ है। तो मुझे ये बताओ कि अर्थ का बिफोर द कोलिजन एंड आफ्टर द कोलिजन वेलोसिटी क्या है अर्थ का? 0. 0 है। तो यहाँ पे क्या होगा, बिफोर द कोलिजन ऑल्सो द वेलोसिटी ऑफ द अर्थ इज 0, there is after collision and before the collision also it is 0। so इसका मतलब है ऐसा हुआ कि after collision the velocity of the object will be equals to minus ev1। negative sign is just indicating that its direction of motion is going to be changed, obviously it is going to be changed because पहले वो नीचे जा रहा था वो ऊपर जाएगा। तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि ऑब्जेक्ट कोलाइड होने के बाद, अर्थ के साथ कोलाइड होने के बाद उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड वाइज अगर सोचे तो आफ्टर कोलिजन इट्स का वेलोसिटी हो जाएगा ev1 वेयर v1 इज द √2gh। चलो ये चीज आपको समझ में आया, बिफोर कोलिजन √2gh है, और आफ्टर कोलिजन आफ्टर द फर्स्ट कोलिजन इट्स वेलोसिटी बिकम्स ev0। तो अगर एक कोलिजन के बाद ये होता है तो आफ्टर n नंबर ऑफ कोलिजन अगर आप सोचते हो, आफ्टर n नंबर ऑफ कोलिजन अगर आप सोचते हो तो यहाँ पे e⁻n हो जाएगा। after n number of collisions the velocity after velocity of rebound after n collision, तो यहाँ पे en आ जाएगा। तो ये क्या हुआ, this is the formula of velocity after one time striking with the ground। so this is the formula of velocity of object after first strike। तो
तो अगर सोचो कि n टाइम्स वो अगर ग्राउंड रिबाउंड होता है n टाइम्स, so after n time collision, velocity of rebound, तो ये हो जाएगा आपका vn इज इक्वल्स टू e रेस टू n रूट टू जी एच। चलो ये चीज आपको पता चली फ्रेंड्स। Yes, sir. तो ये आपका एवरी टाइम ई टाइम, एवरी कोलिजन उसका ईथ टाइम हो जाएगा। तो ई रेस टू वन, ई रेस टू टू, ई रेस टू थ्री, ई रेस टू एन। अब देखो हाउ मच वेलोसिटी इट विल अचीव। देखो अब वापस से फर्स्ट कोलिजन पे आ जाते हैं। वापस से फर्स्ट टाइम कोलाइड हुआ तो वो कितने वेलोसिटी से रिबाउंड हो रहा है अभी? आफ्टर फर्स्ट कोलिजन हाउ विथ हाउ मच वेलोसिटी इज रिबाउंडिंग? तो बोले ई इंटू रूट टू जी एच। तो व्हाट इज द न्यू हाइट अचीव्ड आफ्टर फर्स्ट कोलिजन? तो आपको पता है कि हाइट का जो फॉर्मूला है ना, उसका शॉर्टकट फॉर्मूला याद है, वी नॉट स्क्वायर बाई टू जी है। यस और नो? yes Yes, sir, sir. तो वो कितने वेलोसिटी के साथ वापस आ रहा है? तो बोले वो ई इंटू रूट टू जी एच। तो उसका स्क्वायर करो, तो स्क्वायर इंटू टू जी एच अपॉन टू जी। तो फ्रेंड्स वेलोसिटी अचीव्ड आफ्टर फर्स्ट स्ट्राइक इज अ ई स्क्वायर इंटू एच। तो आफ्टर फर्स्ट कोलिजन वो ई स्क्वायर एच जीरो है। तो ये जो है ना, दैट इज हाइट अचीव्ड आफ्टर फर्स्ट कोलिजन। दिस इज द फॉर्मूला दैट इज आफ्टर वन कोलिजन। ये फर्स्ट स्ट्राइक के बाद ये इसका वेलोसिटी होगा। तो कोई मुझे बता पाएगा कि हाउ मच वेलोसिटी आफ्टर द एंड स्ट्राइक? तो एन, E square raised to n into h. वेरी गुड। तो ई रेस टू टू एन आई शुड से इनटू एच। इज इट क्लियर फ्रेंड्स? Yes, sir. yes ई sir, रेस टू टू एन हो जाएगा। इज दैट क्लियर टू यू? सर 2n कैसे हुआ वो पता नहीं चला। अच्छा बता दूं, चलो बता दूं। वही फॉर्मूला अप्लाई करो वापस से। तो आफ्टर nth कोलिजन तो ये आपका हो जाएगा वी एन स्क्वायर बाई टू जी। अब वी एन स्क्वायर का फॉर्मूला ये रहा आपके सामने, तो उसका स्क्वायर करो। तो ई रेस टू एन का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका? ई रेस टू टू एन, एंड रूट टू जी एच का तो स्क्वायर टू जी एच ही होगा अपॉन टू जी। ओके, तो आफ्टर एन नंबर ऑफ कोलिजन द हाइट कैन दैट कैन बी अचीव्ड इट इज ई रेस टू टू एन इंटू एच। हो गया अभी? क्लियर हुआ? यस सर। आया समझ में? यस सर। तो फ्रेंड्स देखो, तो यहाँ पे उसके nth कोलिजन के बाद वेलोसिटी दिखा, ये रहा वेलोसिटी। nth कोलिजन के बाद वेलोसिटी का भी फॉर्मूला यहाँ पे है, ई रेस टू एन वी नॉट। एंड उसके बाद एन कोलिजन के बाद उसका हाइट भी ई रेस टू टू एन एच जीरो है। इज इट क्लियर? एंड yes sir, देखो ये टोटल डिस्टेंस ट्रेवल का फॉर्मूला डिराइव किया हुआ है। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कैसे मिलेगा? तो पहले एच जीरो, फिर एच वन ऊपर एच वन नीचे नीचे, एच टू ऊपर एच टू नीचे, तो एच जीरो प्लस टू एच वन प्लस टू एच टू प्लस टू एच सी अप टू टू एच एन। ये समझ में आया टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड? तो कुल मिला के उसका सिंप्लीफाई किया हुआ है। yes sir, तो ये आपको डायरेक्टली आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि भाई हाउ मच द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अगर आप कोई ऑब्जेक्ट को फ्री फॉल कराते हो, कोई रबर का बॉल है तो उसको फ्री फॉल कराते हो, तो क्या बहुत सारे कोलिजन के बाद वो ग्रेजुअली वो स्टॉप होगा, बट बिफोर स्टॉप हाउ मच द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। इज दैट क्लियर? एंड हाउ मच द टोटल टाइम? तो टोटल टाइम इक्वल टू, पहले तो ये टी जीरो, फिर टू टी वन, टू टी टू। ये टू क्यू का पता चला आपको? ऊपर जाने का, नीचे आने का, ऊपर जाने का, नीचे आने का, ऊपर जाने का, नीचे आने का। तो द टोटल टाइम फॉर दिस, तो ये चार चीज है यहाँ पे कि भाई टोटल टाइम कितना होगा, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा, एन कोलिजन के बाद वेलोसिटी क्या होगा, एन नंबर ऑफ स्ट्राइक के बाद हाइट कौन सा अचीव करेगा। तो ये जितने भी फॉर्मूलाज है वो इसका स्क्रीनशॉट मैं अभी आपको भेज दूंगा। ओके, इसका स्क्रीनशॉट भैया मैं आपको भेज दूंगा। Just a moment. I am just
taking the screenshot of it. ओके, चलो तो ये पूरा चीज समझ में आया आपको फ्रेंड्स? Yes, sir. तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या था? हमारा क्वेश्चन ये था कि टू कोलिजन के बाद क्या होगा। तो अभी हमने डिराइव किया एक फॉर्मूला कि भाई एन कोलिजन के बाद जो हाइट अचीव हो रहा है वो कितना है। एन कोलिजन के बाद जो हाइट अचीव हो रहा है वो कितना है भैया? E square into H. नहीं 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 नहीं, गलत बता रहे हो अभी E तो। square n into H. e raised to 2n into h0, that was the formula। तो यहाँ पे तो टू कोलिजन है ना, तो आफ्टर जंपिंग ट्वाइस फ्रॉम द ग्राउंड तो n इक्वल्स टू 2 करना पड़ेगा। तो e रेज टू क्या आ जाएगा भैया? 2 टू 4। आया बात समझ में फ्रेंड्स? इज इट क्लियर? Yes, sir. चलो और बताओ। 23. ओके, क्वेश्चन नंबर 23। ओके, देखो ये इसी ट्रैक पे क्वेश्चन है, इसी ट्रैक पे क्वेश्चन है, तो अभी आपको समझ में आ जाएगा। आगे के जो क्वेश्चन में था वो h अब बबल बॉल ड्रॉप थ्रू 5 मीटर हाइट, मतलब हाइट दिया हुआ है आपको, एंड ऑन, अच्छा प्लानट, अच्छा ये अलग ही क्वेश्चन है। रबल बॉल ड्रॉप्ड आफ्टर 5 मीटर ऑन द प्लानट वेयर द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज नॉट नोन, पता नहीं है। ऑन बाउंसिंग इट रेज 1.8 मीटर, द बॉल लॉसेस इट्स वेलोसिटी ऑन बाउंसिंग बाय अ फैक्टर ऑफ। अच्छा, तो ऐसा दिया हुआ है कि भाई 5 मीटर से ड्रॉप हो रहा है एंड वापस जब आता है तो 1.8 मीटर ही ऊपर जा रहा है। तो चलो एक काम करते हैं, जस्ट बिफोर द कोलिजन जो वेलोसिटी है उसको v1 बोलते हैं, एंड अभी मैंने आपको सिखाया था कि उसका फॉर्मूला क्या आएगा? √2gh। एम आई राइट फ्रेंड्स? आगे ना? Yes, sir. Yes, sir. और कौन सा हाइट है भैया? 5। तो √10 5. g, इक्वेशन नंबर 1, राइट। एंड सपोज आफ्टर कोलिजन its velocity is v2, then the new height achieved is equals to v2 square by 2g, because v2 velocity के साथ वो ऊपर जा रहा है, तो v square by 2g is the formula of the height achieved। तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि आपका जो v2 डैश है वो √2h gh डैश हो जाएगा। यस और नो? Yes, sir. इसको Yes, sir. v1 डैश बोल देता हूँ। चलो, तो आपका जो v1 डैश होगा ना वो हो जाएगा आपका √2gh डैश। अब h डैश तो दिया हुआ है हमको, क्या दिया हुआ है भैया? 1.8। 1.8 meter. 1.8 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 3.6. अब फ्रेंड्स आपका ये v1 डैश अपॉन v1 क्या होगा सोचो? √10 इंटू √g
नहीं, v1 डैश पहले लिखा मैंने, तो v1 डैश मैंने पहले लिखा ना, तो 3.6 रूट जी अपॉन रूट 10 रूट जी, तो रूट जी गेट कैंसल्ड, तो ये आपका हो जाएगा इन रूट 3.6 अपॉन 10, तो ये 0.36 का रूट निकालोगे तो 0.6 मिलेगा, 0.6 का मतलब 6/10, 3/5, तो v1 डैश जो आपका है वो 3/5 v1 है। तो मुझे क्या पूछा है, लॉस कितना होगा, तो 3/5 फैक्टर तो रहा, तो लॉस कितना होगा, लॉस देखो 3, 1 minus 3/5. हाँ, तो लॉस इज इक्वल्स टू v1 माइनस 3/5 v1, तो लॉस जो होगा दैट इज बाय फैक्टर 2/5। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? Yes, sir. तो कितना लॉस बाय हाउ मच फैक्टर, दैट इज अ 2/5। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? समझ में आया पूरा क्वेश्चन? Yes, sir. चलो और बताओ, up to 40। Sir, 33. ओके 33। सो क्या लिखा है, अ बॉल ऑफ मास m falls vertically to the ground from height h1 and rebound to height h2. The change in momentum of a ball on striking is, अच्छा, चलो आपको एक चीज तो कन्फर्मली पता चल गई अभी कि बिफोर कोलिजन जो है ना, जो वेलोसिटी है वो √2 g h1 है, राइट? Yes, sir. एंड आफ्टर कोलिजन अगर उसका वेलोसिटी v2 है, तो अभी हमने कैलकुलेट किया था कि दैट शुड बी अ √2 g h2, बट इट शुड बी टेकन नेगेटिव। पूछो क्यों? क्यों? बिकॉज देखो ऊपर की साइड आ रहा है. तरफ है और दूसरा ऊपर हाँ, की तरफ आ रहा है, तो अगर एक को हम पॉजिटिव बोलते हैं तो दूसरे को मुझे क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव। नेगेटिव कहना ही पड़ेगा। एक्चुअली मुझे पहले वाले को नेगेटिव कर देना चाहिए, बिकॉज वो नीचे की तरफ है, ये ऊपर की तरफ है। इज दैट क्लियर? मतलब कोई एक को तो पॉजिटिव नेगेटिव करना ही पड़ेगा। चलो अब Yes. मुझे चेंज इन मोमेंटम करना है, चेंज इन मोमेंटम। सो डेल्टा पी इज इक्वल्स टू p2 माइनस p1, सो आ जाएगा mv2 माइनस mv1, m कॉमन, v2 हो जाएगा आपका √2 g h2, और ये माइनस माइनस प्लस √2 g h1 हो जाएगा। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? सो दिस विल बी योर आंसर। आया बात समझ में? Yes, sir. तो जब वो कोलाइड हो रहा है एट दैट टाइम उसका वेलोसिटी v1 है, और वापस जा रहा है तब उसका वेलोसिटी मैंने v2 अज्यूम कर लिया है, और ये दोनों फॉर्मूला हमने आगे के दो क्वेश्चन में प्रूव किया हुआ है। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes. चलो एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा, 39. सर अभी एक बच्चे ने कमेंट मारा है कि अभी जो मैंने एक टॉपिक आपको नया सिखाया वो रिबाउंड वाला, तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक नहीं होंगे? तो भैया मैं बता दूं आपको कि ऐसे बहुत सारे टॉपिक नहीं है, एवरी चैप्टर में दो तीन टॉपिक ऐसे है कि जो आपके बोर्ड के मतलब एनसीईआरटी के बुक में नहीं है, बट जेईई नीट में पूछते हैं। तो एट द टाइम ऑफ डिस्कसिंग जेईई नीट क्वेश्चंस, इस टाइप के जितने भी टॉपिक है मैं आपको करा देता हूँ, सो नो वरी अबाउट दैट। ओके, यू नीड नॉट टू वरी अबाउट दैट। ओके, चलो और बताओ। Okay, sir. 39. ओके, सो क्या लिखा है भैया,
body falling from height of the 10 meter rebounds from hard floor if, अभी ये कुछ अकड़म बकड़म है, if loss is a 20%. अच्छा, यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है कि if it losses at 20% of energy, हाँ, उसका एनर्जी का लॉस 20% है, तो यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है it loss 20% of energy. ओके, ये लिखा हुआ है in the impact. Then what is the coefficient of the restitution? Okay, तो पहली बात ये है कि E is equals to V2 dash minus V1 dash अपॉन V1 माइनस V2. यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट तो हमारा जो हमने जो बॉडी है वो हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्ट, और दूसरा जो ऑब्जेक्ट है वो तो फ्लोर है. अब फ्लोर का वेलोसिटी तो क्या होने वाला है? आफ्टर Zero. collision the velocity of the floor always remains zero and 0. collision भी उसका जीरो ही रहने वाला है. तो ये आपका जो E का वैल्यू है ना वो हो जाएगा आपका V1 डैश अपॉन V1. अब ऐसा दिया हुआ है कि आपका जो एनर्जी है ना वो 20% लॉस हो रहा है. मतलब इसका मतलब ऐसा हुआ कि जो नया काइनेटिक एनर्जी ऑब्जेक्ट को मिलेगा आफ्टर रिबाउंड, द काइनेटिक एनर्जी इज अ V1 डैश हाफ एम V1 डैश इज इक्वल्स टू ओनली 80% ऑफ हाफ mv स्क्वायर. ऐसा मैंने क्यों लिखा? 20% लॉस कर रहा है तो 80% तो बचेगा ना भैया. तो आफ्टर कोलिजन द रिमेनिंग काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी 80% ऑफ ओरिजिनल वन. तो हाफ एम कैंसल. तो इसका मतलब कि ये जो V1 डैश है ना will be equals to 0.8 times a V1, and more precisely I should say minus 0.9999 V1 square is equals to 0.8 V1. तो 0.8 का स्क्वायर रूट निकालो भैया, तो क्या होगा? Zero point 0.894. तो 0.894 मतलब 0.89 अप्रोक्सीमेटली V1 डैश. बट मोर प्रिसाइजली आई शुड से माइनस. यहाँ पे मुझे माइनस करना चाहिए. क्यों मुझे माइनस करना चाहिए? क्यों? बिकॉज मैंने बताया ना कि रिबाउंड होता है तो वेलोसिटी उसका हाँ चेंज हो जाता है भैया डायरेक्शन के हिसाब से. तो अभी एक चीज कंफर्म्ड है कि इन प्लेस ऑफ V1 डैश आई कैन राइट माइनस 0.89 V1 अपॉन V1, तो बचेगा आपका 0.89. दैट इज योर आंसर. आया बात समझ में? Yes, sir. इज इट अंडरस्टूड? Yes, sir. चलो और बताओ. Sir, बोलो प्रूव किया ना. क्या? इसमें 44th क्वेश्चन है वो हमने हाँ अभी प्रूव किया ना वो कि अभी अलग है. शॉर्टकट में आ गया. वो अभी आ जाए ना शॉर्टकट में. द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड मैंने बताया था ना. ओ- वो अभी 3-4 शॉर्टकट अभी जो मैंने दिखाया ना अभी आपको उसमें आ जाएगा पूरा. ओके ओके. चलो और बताओ. इलास्टिक रीजन लास्ट कॉल अप टू 68. सर 64 भी ऐसे ही नहीं 60 64. अच्छा हाँ ये तो अलग है। नहीं वो सेम टू सेम नहीं है, थोड़ा अलग है. तो अब हो जाएगा. देखो इन इलास्टिक बॉल इज inelastic ball is dropped from the height 100 meter due to earth 20% of energy is lost. What is the height remains? तो ये तो सिंपली क्वेश्चन है कि आपका 20% लॉस होगा तो मतलब कितना परसेंट रहेगा? 80 80. तो इनिशियल उसका जो पोटेंशियल एनर्जी है वो mgh1 है.
और बचेगा क्या उसका MgH2 is 0.8 times MgH1। आया बात समझ में? Yes, sir. 0.8 into 100 मतलब 80 मीटर तक वो जाएगा लास्ट में सिंपली। इज दैट क्लियर? Yes, sir. ओके Yes, sir. चलो और बताओ। ये 66 वही है, देखो अब 66 का आंसर बताओ तो मुझे क्या आंसर चाहिए 66 में? व्हाट शुड बी द आंसर? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, गुड। Yes. चलो लास्ट कॉल, इलास्टिक इन इलास्टिक कोलिजन कुछ पूछना है, लास्ट कॉल अप टू 60 से 68। Anybody wants to ask? Last call. चलो परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन कुछ पूछना है परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में? देखो मेरे नोट्स ऐसे है ना कि अगर उसको आप एक बार अच्छे से कर लेते हो तो सारे कंसेप्ट आपके हो जाएंगे क्लियर। सारे टॉपिक के रिगार्डिंग मैंने क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं फ्रॉम एवरी टॉपिक एंड मतलब कम लेवल से लेके हार्ड डिफिकल्ट लेवल तक के सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं। इसको करना चाहिए आपको। अभी मुझे ऐसा लग रहा है जिस हिसाब से आपका डाउट का पूछने का फ्रीक्वेंसी है ना, इस हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप साथ में नहीं कर रहे हो। प्लीज फ्रेंड्स इसको साथ में करो तो ही आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस को क्रैक कर पाओगे और वो इजी है, ऐसा नहीं है कि डिफिकल्ट है। बट अगर नहीं करोगे तो इट विल बी कम्स आउट टू बी डिफिकल्ट एट द एंड ऑफ द ईयर। कर लोगे तो अच्छा है। चलो कुछ पूछना है परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में? लास्ट कॉल। एनीबॉडी वांट्स टू आस्क? देखो इसमें बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस है। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई आर यू नॉट आस्किंग। इसका सिंपल मीनिंग ऐसा है कि आपने सॉल्व नहीं किया है, कोई बात नहीं। अभी देखो अब मैं काम करता हूँ, अभी आपका फ्राइडे को जो लेक्चर होगा ना संतोष सर का, सो दैट इज़ अ लास्ट चांस फॉर यू। तो फ्राइडे के लेक्चर के अंदर आप कंपल्सरीली ये चैप्टर जो है ना उसको सॉल्व कर लेना। तो वो संतोष सर आपके ये चैप्टर के जो जितने भी डाउट रिमेनिंग है वो आपको क्लियर करा देंगे। ओके तो और फ्राइडे को आपको यस सर। हाँ। और दूसरी बात, ये जो वेडनेसडे है, इन दिस वेडनेसडे यू विल हैविंग वन मोर एग्जाम्स ऑफ द चैप्टर नंबर 6। ये अभी जो 3 दिन के बाद जो वेडनेसडे है ना, वहाँ पे आपका वर्क एनर्जी पावर का एग्जाम रहेगा। ओके ऑनलाइन एग्जाम सिमिलर टू द लास्ट एग्जाम। ओके फ्राइडे की वेडनेसडे? देखो वेनस हाँ फ्राइडे ही रखते हैं, चलो फ्राइडे ही रखते हैं। फ्राइडे ये JEE का JEE नीट से मतलब 30 क्वेश्चंस हो गए उसके अंदर। तो एग्जाम पेपर आपने जब दिया था ना लास्ट टाइम चैप्टर नंबर 5 के हिसाब, हाँ सर, वो इसी हिसाब से फ्राइडे आपका चैप्टर 6 का दिस फ्राइडे आल्सो यू विल हैव एग्जाम। ओके फॉर द वर्क एनर्जी एंड पावर। ओके तो फ्राइडे आप डाउट क्लियर करा लो। सर। हाँ मेरी बात सुन लो, फ्राइडे आप वर्क एनर्जी पावर के डाउट क्लियर करा लो और उसके बाद एग्जाम भी दे देना। ओके चलो बोलो ओके सर। पूछना है किसी को? ओके सर।